देता हूँ। जो हमारे साथी हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्यार, और जो हमारे छोटे भाई हैं उनको फिर से क्रांतिकारी जवाब। आज हमारे बीच जो इतनी बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, लोग दूर दूर से चलकर आए हैं। बारिश का मौसम होते हुए, हर बाधाओं को पार करते हुए इस केदला के पावन धरती पर सब ने अपना किसी न किसी तरह से सहयोग देने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। ये लड़ाई सिर्फ केदला बस्ती के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे झारखंड के लोगों की है, ये लड़ाई पूरे मांडू विधानसभा की है। एक बात मैं बोलूंगा, इस सभा का जो टॉपिक हेडलाइन दिया गया है, रैयत और विस्थापितों की लड़ाई महासभा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जमीनें लूटी जा रही है, हमारे भाषा संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर जमीन ही हमारी नहीं रहेगी, हमारी भाषा संस्कृति ही नहीं रहेगी, हमारे बीच शिक्षा व्यवस्था ही नहीं रहेगा, तो जीने का मतलब सिर्फ सांसों का चलना नहीं होता है। जीने का मतलब होता है कि आपका एक सुदृढ़ समाज हो। जीने का मतलब होता है कि आपके रहने की एक अच्छी व्यवस्था हो, आपके पास एक स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, आपके बच्चों और आने वाले फ्यूचर के लिए पढ़ने लिखने की समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान हो। मैं आप सबों के बीच खड़ा हूं, शायद लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग नए होंगे। और भी पार्टियों की जनसभा होती है, वहां आपको कौन मिलेंगे? कोई ठेकेदार इस स्टेज में मिलेंगे, कोई मुंशी इस स्टेज में मिलेंगे, कोई दलाल इस स्टेज में मिलेंगे, या किसी विधायक का बेटा इस स्टेज में मिलेगा। आज आप लोगों के सामने जेल कैंप के सुप्रीमो एक पीएचडी स्कॉलर है, और जो आपके सामने खड़ा है उसको ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नॉर्मल नौजवान नहीं है। आपको बता दूं, मेरी एज कितनी होगी? 30 से 32 साल। इस 32 साल के एज में ये कोई घमंड की बात नहीं है। देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव साइड को लेकर चलना होगा, अदरवाइज आप नेगेटिव चीजों में उलझे रह जाएंगे और आपकी जीवन वही फंस कर रह जाएगी। इस 32 साल के एज में लोग नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। अपनी इस जो दौड़ है, आप देखे होंगे कि एक सिपाही की दौड़ में कितने ने जान गंवा दिए। आज 32 साल की एज में ये नौजवान जो आपके सामने खड़ा है, ये दुनिया के चार बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों का एक हिस्सा रह चुका है, और आज आपके इस बीच में खड़ा है इसलिए क्योंकि अपनी जो नॉलेज है, एक जो अपना अनुभव है, अपने छोटे भाइयों के साथ बात करते हैं। आज मैं ये बोलूंगा, आप यहाँ पे खड़ा है तो इस अनुभव से एक बार आप सोचने के लिए एक बार खुद के दिमाग को एक जोड़ दीजिए कि आप जिस जमीन में खड़ा है उसके चारों तरफ एक बार दिमाग दौड़ाइए, अपने ध्यान को दौड़ाइए। कितने डिप्लोमा कॉलेज है अगल बगल, कितने ITI कॉलेज हैं, कितने BCA के कॉलेज हैं, कितने MCA के कॉलेज हैं, कितने BTech के कॉलेज हैं, कितने MTech के कॉलेज हैं, एक भी नजर नहीं आएगा। आप मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, कितने डेंटल के कॉलेज हैं आपके पास, कितने GNM के हैं, कितने नर्सिंग के हैं, कितने B फार्मा के, कितने M फार्मा के, और कितने एग्रीकल्चर के, और कितने MBBS के कॉलेज हैं अगल बगल। देखिए एक बार नजर दौड़ा के, एक भी नहीं है। तो क्या मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है? क्या इस धन धान्य से परिपूर्ण झारखंड के पास क्या पैसों की कमी है? नहीं। क्या जमीन की कमी है कॉलेज बनाने के लिए? नहीं। यहाँ के जो ठेकेदार और नेता आपसे जमीन मांगते हैं, किस लिए? कि आपकी जमीन की खुदाई करेंगे, वहां से कोयला निकालेंगे और हम धनवान होंगे। या आपसे आकर कभी नहीं पूछते हैं कि ये जमीन दे दीजिए, यहाँ पे हम एक MBBS कॉलेज बनाएंगे, आपके बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि ये साजिश बहुत लंबी है। वो जानते हैं कि इन बच्चों को हम जिस दिन पढ़ा दिए उस दिन क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो हमारी सत्ता हिल जाएगी। और ये क्वेश्चन लगातार 4 सालों से हो रहा है पूरे झारखंड में, जिसके कारण पूरा झारखंड के जो सियासत है, बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों की कुर्सियां हिलने लगी है। और हिलने की क्या बात है, 2029 में उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग स्वस्थ रहिए।
और जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे साथ खड़े हैं, मैंने देखा है कि बच्चों के लिए अपने एक बिस्किट नहीं खरीदे हैं लोगों ने, अपने बच्चों के लिए चप्पल नहीं खरीदे हैं, लेकिन वो इस झंडे को जाकर एक झंडे का उस पैसे से एक झंडा छपवाए हैं, अपने गाड़ियों में पेट्रोल डाले हैं और पूरी झारखंड, पूरे मांडू में गली गली घूमकर इस जयराम दादा के विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे थे। उनकी भी कोई आशा और उम्मीद है कि जो हमसे नहीं हो सका, हो सकता है आने वाला भविष्य में हमारा बच्चा कुछ कर जाएगा। मैं भी एक क्रांतिकारी का बेटा हूँ, एक शहीद का बेटा हूँ, और मुझे ये याद कर रोना आता है कि जब मैं सो रहा था बचपन में, मेरी माँ बोलती है कि मैं 2 साल का हूँगा, तो रात में माँ मेरे लिए खाना रख देती थी कि हो सकता है रात में उठ के ये खाना मांगेगा। मेरे चाचा चक्का जाम करो, झारखंड अलग करो आंदोलन में सुबह जाना था, उनके पास खाना नहीं था, उनका नाम है शहीद सुखदेव महतो, और उनके पास खाना नहीं था तो उन्होंने बोला कि खाना बना के नहीं बना था, वो मेरे रात का रखा हुआ खाना खाए, सुबह पानी पिए और झारखंड आंदोलन में निकल पड़े चक्का जाम करके लिए। लेकिन किस्मत खराब रही कि वो वापस फिर नहीं आए, उसी चक्का जाम आंदोलन में एक्सीडेंट में मारे गए। तो उस योगदान को, उस बलिदान को हम लोग मिटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं ना कि अभी मैं बात कर रहा था कि इस झारखंड के पास क्या जमीन की कमी है, कॉलेजेस नहीं बन सकते, क्या बजट की कमी है, कॉलेजेस नहीं बन सकते, कमी है किस चीज की, विजन की, अच्छे सब नेताओं की कमी है, इंसानियत की। जिस दिन इंसानियत जिंदा हो जाएगा उस दिन हर जनता, हर परिवार उस नेता का एक सदस्य दिखेगा और वो अपना परिवार समझकर पूरे जनता का सेवा करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि बिफोर बीइंग एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, अ प्रोफेसर, अ बिजनेसमैन, अ लीडर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। मेरा कहने का मतलब है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और मंत्री बाद में बनिए, वकील बाद में बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि एक इंसान से बनकर कोई धर्म नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है, कोई नेता नहीं होता है। और इंसानियत की मिसाल हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने पेश किया है, और उनके साथ आज हम युवा साथ खड़े हैं। माताओं बहनों का आशीर्वाद है, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कितनी मजबूती से खड़े हैं और हम लोग पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अपनी सुख सुविधाओं को मैं देखता तो मेरी सैलरी कोई मेरे से कम नहीं है, और ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, आप सभी युवाओं को जागरूक करने के लिए कर रहा हूँ कि मेरा भैया ऐसा कर सकता है, कि मुकेश इंजीनियर ऐसा कर सकता है। एक खेत खलिहान से निकला हुआ बच्चा जिसके पास कॉपी किताबें नहीं थी, वो बचपन में अपनी सुविधाओं को ढूंढने के लिए नवोदय विद्यालय एग्जाम क्रैक कर सकता है। अपनी शिक्षा दिशा नवोदय से पूरा करने के बाद आज जिस मुकाम में खड़ा है, ये मैं हर समाज के हर बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। जिद और जुनून रखिए, डिसिप्लिन रखिए, डेडिकेशन रखिए। एक तरफ पूरा मांडू जहां विस्थापन और अतिक्रमण का बोझ झेल रहा है, वहां दूसरी तरफ मांडू का एक पार्ट विष्णुगढ़ है, चुरचू है, चुरचू का भी कुछ पार्ट है जो अतिक्रमण और विस्थापन से तड़प रहा है। टाटी झरिया है जो पलायन की बहुत बड़ी दर्द से झेल रहा है, बहुत बड़ा दुख झेल रहा है। मेरे पिता 2-2 साल तक घर नहीं आते थे। जब वो घर आते थे तो मुझे संकोच भी होता था कि मैं तड़प के गले लगूं या पापा बोलूं या क्या बोलूं उनको, एक डिस्टेंस बन जाती। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसके माता पिता, जिसके पिता और भाई अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई दिल्ली में खट रहे हैं, कमा रहे हैं कि घर का जीवन चल सके, एक बार आप लोग सोचा है कि उस 2 साल में उस बच्चे का परवरिश का क्या होगा? वो स्कूल जा रहा है कि नहीं, उसके पहनने के लिए कपड़े हैं कि नहीं, उसके पास किताबें हैं कि नहीं, उसको पिता का प्यार नहीं मिला, उसको भाई का प्यार नहीं मिला, उसको परवरिश नहीं मिला, वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ। हाथ तो मेरे पास भी है, पैर आपके पास भी है, हाथ उनके भी पास है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कोई आदमी दिन रात मजदूरी करता है, बेचारा 300 रुपये घर लेके शाम को जाता है। आज एक इंजीनियर दिन भर मेहनत करता है, एसी में बैठता है और हर दिन की पेमेंट उसकी 10,000 होती है, महीने की 3 लाख होती है। अंतर क्या है? क्वालिटी का। इट्स सिंपल, क्वालिटी का डिफरेंस है। सिर्फ हाथ पैर और सांस चलने से कुछ नहीं होगा, हर इंसान में क्वालिटी डालना होगा। और क्वालिटी का मतलब क्या होगा? आपके घर में 50 ट्रैक्टर में रख दूं, बूढ़े टूटे फटे, आपको बोझ लगेगा, लेकिन वहां अगर मैं 50 ट्रैक्टर नए रख दूं तो आप खुश हो जाओगे।
जिस 50 ट्रैक्टर को आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ रखूंगा इस भीड़ में, आपको बोझ लग रहा है, कैसे संभालोगा, किसका टायर फट रहा है, किसी की इंजन खराब है, 50 अगर नए ट्रैक्टर दे दे तो आप खुश हो जाएंगे, बोले कि मुझे जीवन दान मिल गया। क्यों? डिफरेंस सिर्फ क्वालिटी का है। अंतर समझ में आ रहा है तो अपने आप को क्वालिटी वाले इंसान बनाइए आज जन, और अपने हक अधिकार को लड़ना सीखिए, क्योंकि आप हक अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, आप क्वालिटेटिव इंसान हो ही नहीं सकते। तो एक बात है कि यह बदलाव जो होता है, चाहे हमारे राज्य की बात हो, हमारे देश की बात हो, हमारे इतिहास की बात हो, बदलाव सिर्फ 2 चीजों से होती है। क्या? चाहे हमें आंदोलन करनी होगी, क्रांति करनी होगी, या दूसरा क्या, सामाजिक जागरूक, जन जन तक जाकर समाज को जगाना होगा, चीजों को प्रायोरिटाइज करना होगा। हमारी माँ आज भी ये गलती करती है, लेकिन हाँ अच्छा था कि उन्होंने सोचा बच्चे को पढ़ाना, लेकिन आज भी ये सोचती है कि देखोगे किताबें कॉपी कहाँ है, उनका आधार कार्ड कहाँ है, ढूंढने में मांगने पे हो सकता है 10 मिनट तक नहीं मिलेगा, लेकिन उनको पूछो कि आपका मुर्गी था घर में पाली थी कहाँ है, तुरंत दौड़ के बताएगी कोलम छुपा हुआ। डिफरेंस, सबकी प्रायोरिटी है। तो अपने पुराने तरीके से चल रहे, जमाना बदल गया। आप लोग में से बताइए, बैंक में जाते थे आप लोग, आज से ज्यादा नहीं 5 से 10 साल पहले सुबह लाइन में लगते थे 10 बजे, आपको कैश कितने बजे मिलते थे? 4 बजे। पासबुक लेके खड़े हैं, बूढ़ा बुजुर्ग लाइन में बैठा है, पानी पी के सुबह से पेट दर्द कर रहा है, भूखे पता नहीं क्या नहीं। 2 साल में क्या हुआ? एटीएम आ गई, जहां 5 घंटे लगते थे आप 5 मिनट में एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। कुछ साल बाद फिर क्या हुआ? वो 5 मिनट 5 सेकंड में बदल गया। आज फोन में आप पूरा अकाउंट गूगल पे लेके चलते हैं और उसको तुरंत ट्रांजैक्शन करते हैं, और अपने जो बीमार पिता है, आपका बीमार बेटा है, उसके पढ़ाई के लिए पैसे तुरंत ट्रांजैक्शन करते हैं। 5 घंटा 5 मिनट में और 5 मिनट में 5 सेकंड में बदल गया। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और जागरूकता की ताकत है ये। तो इतने उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर इसके बाद भी नहीं जगे तो बहुत मुश्किल है। तो ये बात में जयराम जी भी यही हर जगह बताते चल रहे हैं कि अपनी चीजों को लेकर जागरूक रहिए। तो मैं जो बात शुरुआत किया था कि इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, कि आप अपने शिक्षा को, अपनी सोच को बच्चों को पढ़ाइए। जयराम जी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ो और लड़ो। नहीं पढ़ाओगे, लोग वैसे मूर्ख बना के आप शोषण करते रहेंगे और वही रह जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कल हम नहीं कमाते थे, मेरे पिताजी मान लिया किसी तरह स्ट्रगल करके जीवन व्यतीत करते थे, 50 रुपया कमाते थे, लेकिन चप्पल 30 रुपया में मिलता था तो खरीद लेते थे। लेकिन आज 50 रुपया कमाओगे तो चप्पल 500 में मिलता है, कहां से खरीदाएगा? बच्चे की कॉपी कहां से आएगी? तो इस चीज को समझना होगा और लड़िए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आने वाला जो समय है उस भविष्य को देखिए। वर्तमान के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, पास्ट हमारा किसी तरह से निकल ही गया है। हम चाहते हैं कि आने वाला भविष्य, इस मांडू को पूरा परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे ये देखकर तरस आती है कि वैसे लोग जो मैट्रिक पास है, खींच तीर के, हो सकता है पुराने सर्टिफिकेट कहां से उठा के लेकर आ गए, कल डीसी के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कल एक अच्छा पहल किया। अरे बेवकूफ, खुद मैट्रिक पास हो, तुम शिक्षा क्या दूसरे को दोगे? आप हमारे पूर्वजों और हमारे भाइयों बहनों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जो खुद शराबी है वो जाकर एक कहता है कि मैं नशा छोड़ो अभियान चला रहा हूँ। जो खुद गुटखा खाता है, जो खुद सिगरेट पीता है, वो कह रहा है कि मैं नशा विरोधी आंदोलन चला रहा हूँ। तो क्या बेवकूफ समझ रहा है सबको? तो हमारे माता बहन, हमारे भाई बहन अब ठगे जाने वाले नहीं हैं, सब चालाक हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे बाप दादा का तबियत, हमारा बाप दादा का समय चला गया, आप लड़ रहे हैं, आने वाला भविष्य को संवारिए। और मैं युवाओं को खासकर, जितनी बड़ी युवा की तादाद होती है उतनी ताकतवर होती है वो, चाहे विधानसभा हो या राज्य हो या देश हो। तो मैं यही कहूंगा कि खास करके युवाओं के लिए कि नेवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग न्यू चैलेंजेस, बी अ प्रोडक्टिव बैंड, एंड इट डजंट मैटर हाउ फार योर डेस्टिनेशन इज, इट डजंट मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज। Keep working, never settle, and the time will come, the day will come, you are going to cherish it as a greatest victory of your life। अपने जो लक्ष्य को ऊंचा रखिए,
कभी भी अपने काम से भागिए मत, ऑनेस्ट रहिए अपने काम को लेकर, चाहे वो कितना मुश्किल नहीं हो। समय का इंतजार कीजिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन समय आएगा जिस दिन आपको वो दिन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और खुशी का पल नजर आएगा और आप एंजॉय करोगे उस लाइफ को। और अपने साथ आप अगर सक्सेसफुल होते हो तो सिर्फ आप तक ये जीवन सीमित नहीं रहता है। कल आने वाला समय में मैं एक ही कॉपी में लिखता था, टीचर हमें बहुत मार करते थे कि मैथ का उसी में लिख रहा हूँ, साइंस उसी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश उसी में लिख रहा हूँ। क्या समझ में नहीं आता है मुकेश कुमार महतो, एक ही पेज में एक ही किताब एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट क्यों लिखते हो? लेकिन मैं रोज मार खा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, वहां से पैसे मांग रहा हूँ, पैसे नहीं मिल रहे, फिर आ रहा हूँ, फिर मार खा रहा हूँ, फिर घर जा रहा हूँ। अंतर यही था, टीचर को पता ही नहीं किसके पास कॉपी खरीदने के लिए पैसा ही नहीं कि अलग अलग कॉपी कहां से खरीदेगा ये लड़का। लेकिन रोज मार खा रहा हूं, वहां से मैंने सीखा कि एक दिन इस जीवन को बदल के रख देना है। जिस पानी घर से पानी टपक रहा है, मैं लालटेन लेके बाएं जा रहा हूँ, दाहिने जा रहा हूँ कि कहां मैं बैठ के किताबें खोल सकूं ताकि मेरा किताब भीगे नहीं, उस बारिश में भीगो नहीं। आज मैं उस एरिया का सबसे अच्छा घर बना के अपने माता पिता को दिया हूँ, जहां पे उस गांव में, उस पूरे गांव में वाईफाई की सुविधाएं हैं, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, सारी सुविधाएं हैं। तो जीवन को पलटने में देर नहीं लगता है। ईमानदारी और मेहनत से काम करना सीखिए। समय बहुत कम है, समय नहीं लूंगा, लेकिन एक ही बात मैं कह के जाऊंगा कि वो समय दूर नहीं है जिस दिन मांडू का काया पलट कर दिया जाएगा। और जो परंपरा चलती आ रही है कि बेटा का बेटा ही राजा होगा, एक ही पिता का बेटा राजा होगा, उसी का भाई मंत्री होगा। आज एक नए नेता आए हैं, एक विधायक बन गए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि लोगों से आचरण कैसे करना है, लोगों से बातें कैसे करनी है। लोग मुझे फोन कर रहे हैं, इंजीनियर साहब हमारे यहाँ की ट्रांसफार्मर खराब हो गया, हमने अपने विधायक को फोन किया। वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है? मातो जी लोग, साहू जी लोग, आप किस जाति से, किस धर्म से कोई मतलब नहीं, आप विधायक हैं, हमारे पूरे मांडू के विधायक हैं। आपके पास ये कहने का हक नहीं है कि आपने हमें वोट नहीं दिया है तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। वो कहती है कि मैं ट्रांसफार्मर नहीं दिला सकता। मैं बोला कि रुको, मैंने तुरंत एसडीओ को फोन लगाया, जैसे बात किया, ट्रांसफार्मर एक दिन में डिलीवर हुआ अच्छे से। आज उस शादी के मौसम में, बारिश के मौसम में जो अंधेरे से छाया हुआ था, लोग खुशहाल है। एक बात जो मैंने बोला है कि एक मंडू विधानसभा का बहुत बड़ा पार्ट जो आज भी पलायन से जूझ रहा है वो है विष्णुगढ़। कल परसों सऊदी से एक डेड बॉडी घर पहुंचा। बहुत तड़प हुई देखकर कि अपने माता पिता को छोड़कर वो काम करने गया था। हम कभी कभी आपने मेरे लाइव वीडियो को देखा होगा, मैं कभी एम्बेसी से बात कर रहा हूँ, कभी कंपनी से बात कर रहा हूँ, कभी प्रवासी मजदूर कच्छ लेबर डिपार्टमेंट हमारे झारखंड के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और सही सलामत उनकी बॉडी घर पहुंचाया जाए। ये जेल का उनका दबाव था। हमारे टाइगर, हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम राठौर हमारे साथ विष्णुगढ़ में बैठे उस परिवार के साथ। उसके बाद उन्होंने सही गाइडलाइन दिए, हमने फॉलो अप लेते रहे, आज उन्हें सही सलामत वो बॉडी घर पहुंचे। हमारे प्रखंड अध्यक्ष कॉलेश्वर जी यहाँ पे खड़े होंगे। मैं सारे प्रखंड अध्यक्षों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि फौजी की तरह हर प्रखंड में डटे हुए हैं। और इस जो जेल कैंप की नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वहाँ पे कोई होल कर सके, कोई छेद कर सके और किसी तरह की कोई साजिश कर सके। आज वो बॉडी घर पहुंची। हम लोग यही बोलते हैं कि वो आदमी को हम लोग वापस लौटा नहीं सकते, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनकी एक अच्छी शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ तो हम लोग उसके दर्द को कम कर सके। एक बॉडी आज भी पड़ी है। कल ही एम्बेसी की मुझे कॉल आई थी, इंजीनियर साहब प्लीज टॉक टू देयर फैमिलीज एंड आस्क देम टू कंप्रोमाइज इट। वो बोल रहे हैं कि इनको कंप्रोमाइज करो, उनसे बातें करो, और बोले कि नहीं 4.5 लाख रुपए ज्यादा नहीं दे सकते हैं। बोले ये बात नहीं होगा। फिर उन्होंने प्रवासी मजदूर का हजारीबाग झारखंड से वो बात कर रहे हैं एम्बेसी वाले कि नहीं किसी तरह से परिवार को मना लिया जाए। हमने आवेदन दिया, उसको मना किया, और जब तक प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल जाती है, आज भी बॉडी कुएत में पड़ी हुई है। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ही जल्द उसके परिवार को एक अच्छी मुआवजा के साथ एक सुरक्षित उनकी बॉडी उनके परिजन को सौंप दी जाएगी। तो हमारे हर मोर्चे पे लोग खड़े हैं। यहाँ हमारे मांडू में सत्येंद्र दा है, हमारे गुड़िया दीदी लोग हैं, जितने भी दीदी लोग हैं यहाँ के, हमारे लीलावती दीदी जी है, यहाँ रविदा है, हमारे बिहारी दा है, जितने लोग हैं, रूपा दीदी लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने जांबाज योद्धा हैं।
आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेल कैंप के साथ मजबूती से खड़े रहिए। आने वाला समय आपका और आपके भविष्य का होगा, आपके बच्चों का होगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।